दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी के गद्यखंड चैप्टर नंबर 7, जिस चैप्टर का नाम है ओ शादा नीरा। इससे पहले हम 6 चैप्टर हिंदी के कर चुके। यदि 6 चैप्टर की क्लास को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा या चैनल पर विजिट करके प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी 6 चैप्टर की क्लास को देख सकते हैं। आप सभी को मालूम है नया सेशन के लिए एकदम नए बैच स्टार्ट किया गया, जिससे आप सभी बहुत बेहतर तरीके से हमारे साथ जुड़कर आप क्लास कर सकते हैं और एक एक प्रश्न की तैयारी आप अभी से ही इतने बेहतर से करेंगे कि जब आपका एग्जाम आएगा तो आप 100% बहुत बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7, जिस चैप्टर का नाम है ओ शादा नीरा, ये गद्यखंड का चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछ रहा है ओ शादा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल के। सबसे पहले वर्णित मन कैसे ताल के, इसको जानने से पहले एक और प्रश्न बन रहा है, क्योंकि मैं जब आप सभी को पढ़ाता हूं तो पूरा एक एक प्रश्न को अच्छे से समझा देता हूं, कहां से प्रश्न निकलेंगे, कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो सारा चीज आप समझते चलिए। प्रश्न पूछेगा आप सभी से ओ शादा नीरा शीर्षक गद्य की कौन सी विधा है। ठीक है, ओ शादा नीरा पाठ है, शीर्षक गद्य की कौन सी विधा है, तो याद रखना निबंध है। ये एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का निबंध है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये निकला। उसके बाद कह रहा ओ शादा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित जो मन है ये कैसे ताल है, गहरे ताल का है या छोटे और विशाल है या उथले और छिछले है या गहरे और विशाल है। तो 1 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाए ओ शादा नीरा शीर्षक निबंध में जो वर्णित मन है वह कैसे ताल का है, तो गहरे तथा विशाल ताल का है। करेक्ट आंसर आप सभी एक का क्या याद रखोगे, डी याद रखोगे। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, काफी कमाल का क्वेश्चन, दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया। दूसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा गया कि ओ शादा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया। ओ शादा नीरा जो निबंध है ये किस पुस्तक से लिया गया, बिखरते छंद से, नील कुसुम से, बोलते छंद से या हारे को हरिनाम से। इससे पहले जो भी छात्र अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप सभी हर हाल में वहां पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पे सब कुछ का पीडीएफ और क्लास का नोटिफिकेशन ये सब दिया जाता है। तो ओ शादा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया, तो दूसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, एकदम करेक्ट आंसर सी हो जाएगी, बोलते छंद से लिया गया। करेक्ट आंसर आपसे क्या बताओगे, सी बताओगे। अगला प्रश्न की यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है। काफी विवेक क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा, यानी वर्षों से कैसा उसका गंडक नदी का जल है, शांत रहा है या चंचल रहा है या गर्म रहा है या ठंडा रहा है। तो तीसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगी गंडक नदी का जो जल है यह सदियों से चंचल रहा है। करेक्ट आंसर आपसे क्या बताओगे, तो करेक्ट आंसर आपसे बी बताओगे। अगला प्रश्न की यहाँ पे कह रहा है कि सरैयामन ताल का जल कैसा है। काफी कमाल का क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न पहला पूछ सकता है कि गंडक नदी का जल कैसा है, तो बताओगे चंचल रहा है। वहीं पे दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि सरैयामन ताल का जो जल है ये कैसा है। सरयामन ताल सरयामन कहिए या सरयामन ताल का जल जो है ये कैसा है, चंचल है, स्थिर है, गहरा है या गंदा है। तो सरयामन जो ताल का जल है ये कैसा है, तो चौथे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपसे बताना स्थिर है। ठीक है, गंडक नदी का जो जल है यह चंचल जल है। ठीक है, और सरयामन ताल का जो जल है ये कैसा है, तो स्थिर रहा है। सरयामन ताल का जल कैसा रहा है या कैसा है, तो स्थिर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न, पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, काफी कमाल का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आप सभी के लिए, क्वेश्चन कह रहा है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू है। यह पंक्ति किस के द्वारा लिखी गई है, यानी यह जो पंक्ति कहा गया, यह पंक्ति ऐसा कौन सा व्यक्ति जिन्होंने कहा है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा, उदय प्रकाश द्वारा, जे कृष्णमूर्ति द्वारा, मल्लेश द्वारा या जगदीश चंद्र माथुर द्वारा। तो पाठ के जो लेखक होंगे वही होंगे। तो 5वें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताओगे, जगदीश चंद्र माथुर। यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि ओ शादा नीरा चैप्टर के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर, ये भी बताओगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है रामपुरवा कहाँ है।
रामपुरवा कहाँ स्थित है? भितिहरवा के पास स्थित है, नौगछिया के पास, रांची के पास या इलाहाबाद के पास? देखिए पास से क्या होता है, हमें किसी जगह की जानकारी शुद्ध रूप से मिल पाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका दोस्त आप अपने दोस्त को आप अपने घर पे बुलाना चाहते हो, तो दोस्त तो आपका घर नहीं देखा है, लेकिन आप कहते हो ना कि फलना डॉक्टर के पास आ जाओ, फलना डॉक्टरी के जगह पे आ जाओ, या फलना फील्ड में आ जाओ, या फलना चौक पे आ जाओ, वहां से ऐसे घूमना वैसे घूमना है, या उसके पास में हमारा घर है। तो यानी क्या होता है, किसी भी जगह की जानकारी अच्छे से मिल पाता है। तो रामपुरवा जो है ये कहाँ स्थित है? चैप्टर के अनुसार से हो सकता है रामपुरवा अनेक जगह पे हो, लेकिन चैप्टर के अनुसार से जब हम पढ़ते तो रामपुरवा जो है ये भितिहरवा के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? भितिहरवा के पास स्थित है। करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगी। प्रश्न 7 नंबर प्रश्न की कह रहा है, गांधी को महुआ के पेड़ के नीचे किसने जगह दिया था? काफी विवेक क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी बार पूछेगा कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दिया था, या यह प्रश्न पूछेगा कि ग्रामीणों ने गांधी जी को किस पेड़ के नीचे जगह दिया था, यानी शरण लेने के लिए, उन्हें बैठने के लिए, आराम आराम करने के लिए। तो मुखिया ने दिया था, ग्रामीण ने दिया था, या मठ के महंत ने दिया था, या उनके भाई ने दिया था? तो 7वें नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी, मठ के महंत ने गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह दिया था, ठीक है, ठहरने के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसी प्रश्न को उल्टा करके पूछे कि मठ के महंत ने गांधी जी को किस पेड़ के नीचे जगह दी थी, तो क्या बताओगे? महुए के पेड़ के नीचे। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगी? सी यहाँ पे हो जाएगी। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, इस चैप्टर से हम टोटल 40 प्रश्न देखेंगे, ठीक है, बहुत ही लाजवाब प्रश्नों 40 से अधिक देखेंगे, 40 नहीं 40 से अधिक, यानी टोटल 46 क्वेश्चन देखने वाले। तो लाजवाब क्लास होगा, थोड़ा सा लंबा क्लास होगा, इसलिए आपसे बड़े ही ध्यान से क्लास को देखिए, एक एक प्रश्न को समझाऊंगा। जो प्रश्न नहीं समझ में आएगा ना, आपसे भी कमेंट कीजिएगा कि सर ये प्रश्न नहीं समझ में आया, मैं आपके लिए फिर से दूसरा वीडियो लाकर समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है विद्यार्थियों को प्रश्न को समझाना, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग पूछिएगा तब ना हम समझाएंगे। 8 9 प्रश्न की कह रहा है, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? गांधी जी की जो झोपड़ी था, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो पता चलता है गांधी जी की जो झोपड़ी था इसको किसने जला दिया था? ग्रामीणों ने, युवकों ने, एवं साहब के कर्मचारियों ने, या छात्रों ने? तो गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? आपके 8 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? 8 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगी, एमएन साहब के कर्मचारियों ने। अगला प्रश्न की यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? यह जो पुस्तक का नाम है बहुजन संप्रेषण के माध्यम, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण बिल्कुल नहीं, मल्ल जी बिल्कुल नहीं, मोहन राकेश बिल्कुल नहीं। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगी, जगदीश चंद्र माथुर। क्या बताओगे? जगदीश चंद्र माथुर। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगी। अगला प्रश्न के 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? निम्नलिखित में से कौन सा रचना है जो जगदीश चंद्र माथुर का? सिपाही की माँ, जूठन, ओ सदा नीरा, या त्रिक्ष? तो जगदीश चंद्र माथुर का, अभी हम चैप्टर पढ़ रहे ओ सदा नीरा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ओ सदा नीरा जो है यह जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी। 11 नंबर प्रश्न के प्रश्न पूछा ना, मैंने बोला था ना कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है, यानी उल्टा पुल्टा कर प्रश्न पूछा जाता है। देखो प्रश्न कई तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन आंसर है एक ही होता है। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछ दिया, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? बोले थे ना, पूछेगा कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है या किस विधा के अंतर्गत आता है? तो शुरुआत ही प्रश्न में बताता है, यानी पहले नंबर प्रश्न में ही हम आपको बताया थे क्या है, यह एक प्रकार का निबंध है। करेक्ट प्रश्न हमारा 11 का क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? जगदीश चंद्र माथुर जो थे ये मूलतः क्या थे? निबंधकार थे, कहानीकारक थे, नाटककार थे, या उपन्यासकारक थे? मूलतः मतलब सबसे ज्यादा वो अधिक क्या करते थे? निबंध लिखते थे, या कहानी लिखते थे, या नाटक लिखते थे, या उपन्यास लिखते थे? तो 12 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट प्रश्न हो जाएगा नाटककार थे। जगदीश चंद्र जो माथुर थे यह मूलतः नाटककार थे, ठीक है, ज्यादातर नाटक वोटक ये लिखते थे। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगी। अगला प्रश्न की यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न करा, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पे लिखी गई है? ओ सदा नीरा जो निबंध है ये बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पे लिखी गई? सारण क्षेत्र के, तिरहुत के, या मिथिला के, या चंपारण के? बहुत ही विवेक क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ओ सदा नीरा जो निबंध है बाबू ये बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पे लिखी गई है? तो 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट
हो जाएगा चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पे लिखी गई यह निबंध है, ठीक है। ओषा नीरा करेक्ट आंसर आपसे क्या बताओगे, करेक्ट आंसर डी बताओगे, 100% आपका आंसर सही हो जाएगी। अगला प्रश्न की यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, जंगलों का कटना, नदियों की अधिकता या नदियों की तीव्र धारा या इनमें से कोई नहीं। यानी चंपारण क्षेत्र में जो बाढ़ आता है, बार बार बाढ़ आता रहता है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो 14 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट हो जाएगी जंगलों का कटना जो है, ये जंगल हम काट रहे हैं इसलिए सबसे अधिक बाढ़ आने की मुख्य कारण इसे ही माना जाता है। करेक्ट आंसर ये बताओगे। प्रश्न की यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न कर रहा है माथुर जी यानी जगदीश चंद्र माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए थे। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। काफी लाजवाब क्वेश्चन, काफी ही लाजवाब प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा जगदीश चंद्र जो माथुर थे यह मध्य प्रदेश राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए थे। करेक्ट आंसर 15 का क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। अगला प्रश्न की यहाँ पे आपके लिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी आश्रय विद्यालय कहाँ स्थापित किया था। बहुत ही ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार जो गांधी जी है यह आश्रय नहीं है, आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था। पाटलिपुत्र नालंदा में, सासाराम भभुआ में, वैशाली राजगीर में, बरहरवा मधुबन और भितिहरवा में। काफी विवेक क्वेश्चन है आपके 16 नंबर क्वेश्चन। तो ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार जो हमारे महात्मा गांधी थे यह आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किए थे, तो बरहरवा मधुबन तथा भितिहरवा में, ठीक है। करेक्ट आंसर आप सभी का डी हो जाएगा। यदि कहीं पे बरहरवा रहे तो बरहरवा ही लगाएंगे, मधुबन रहे तो मधुबन ही लगाएंगे, भितिहरवा रहे तो भितिहरवा लगाएंगे, लेकिन तीनों ऑप्शन में इस प्रकार से दिया रहेगा तो हम इसको डी को करेक्ट करेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगी। अगला प्रश्न के यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था। अंग्रेज ठेकेदार जो था ये किस चीज की खेती का विस्तार किया था, मतलब अंग्रेज ने कौन सा ऐसा चीज की खेती सबसे अधिक कर रहा था। दलहन का बिल्कुल नहीं, गेहूं का बिल्कुल नहीं, तिलहन का बिल्कुल नहीं, नील की खेती का। आप सभी को मालूम है नील की खेती के लिए क्या कहते हैं कि नील प्रथा भी लगा दिया था कि 17/3 यानी जिस व्यक्ति को 20 कट्ठा जमीन है उस व्यक्ति को 3 कट्ठा पे हर हाल में क्या करना है, तो नील की खेती करना है। जबरन नील की खेती अंग्रेजों द्वारा भारतीय से करवाया जाता था। करेक्ट आंसर आपसे 17 का क्या बताओगे, बी बताओगे, 100% सही हो जाएगी। अगला प्रश्न के यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था। 18 नंबर प्रश्न लाजवाब प्रश्न, क्लास 6 में भी आप पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को हिस्ट्री में। 1325 ईस्वी में कब हो जाएगा, राजा हरि सिंह को गयासुद्दीन तुगलक का जो सामना करना पड़ा था ये 1325 ईस्वी में करना पड़ा था। क्वेश्चन सी बताओगे। क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया। धांगरों को जो नील की खेती के सिलसिले में लाया गया था अंग्रेजों द्वारा, ये कब लाया गया था। 18वीं शताब्दी के अंत में, 17वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा 18वीं शताब्दी के अंत में, मतलब 19वीं शताब्दी के शुरुआत में। यदि प्रश्न में रहा था 19वीं शताब्दी के शुरुआत में और 15वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी के अंत में, तो हम क्या लगाते हैं 19वीं शताब्दी के शुरुआत में। प्रश्न को किसी भी तरीके से पूछ सकता है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे अंत 18वीं शताब्दी के अंत में, मतलब 19वीं शताब्दी के शुरुआत में। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है 20 नंबर, पुंडलिक जी कौन थे। पुंडलिक जी कौन थे, गांव का मुखिया थे, शिक्षक थे, चिकित्सक थे या राजनीतिक नेता थे। तो पुंडलिक जी जो थे ये शिक्षक थे। क्या थे, शिक्षक थे। करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताओगे, बी बताओगे, करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न के प्रश्न पूछा है। 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नाटक है जो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। ऑप्शन ए में कह रहा दीपक बिल्कुल नहीं, आधे अधूरे ओ मेरे मन बिल्कुल नहीं, कोणार्क एक प्रकार का नाटक है जिसके नाटककार कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर। रचनाकार कौन है, तो क्या बताओगे, जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है, यानी जगदीश चंद्र माथुर को कौन सी उपाधि मिली, विधा प्रदक्षिणा या विधा वारिधि या विधा कामिनी या इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर
प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगी विधा वारिधि। क्या बताओगे, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि है जो माथुर जी को मिला था, तो विधा वारिधि की उपाधि मिला था। जिस प्रकार से महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि मिला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिला था, ये उपाधि मिलता है, इसी प्रकार से इनको मिला था। ठीक है, तो यानी जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा उपाधि, विधा वारिधि की उपाधि मिला था। अगला क्वेश्चन 23वां प्रश्न कह रहा है माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे। जब माथुर जी भितिहरवा गए थे तो वहां पे उन्हें सबसे पहले कौन मिला था, गांधी जी मिला था, गोखले जी मिला था, या पुंडलिक जी मिला था, या इनमें से कोई नहीं। काफी लाजवाब क्वेश्चन। आपको करेक्ट आंसर पुंडलिक जी मिले हुए थे। कौन मिले हुए थे, पुंडलिक जी मिले हुए थे। करेक्ट आंसर आपसे सी बताओगे। क्वेश्चन 24वां प्रश्न कह रहा है पुंडलिक जी की निर्भीकता किससे सीखी। पुंडलिक जी ने जो निर्भीकता है ये किससे सीखी थी, निर्भीकता किससे सीखी थी, यानी एकदम कहते हैं कि निर्भीकता मतलब किसी से डरना उड़ना नहीं, एकदम अति रहना। ठीक है, तो ये किससे सीखी थी, गोखले जी से, गांधी जी से, कृपलानी जी से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके 24वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगी, गांधी जी से। जो पुंडलिक जी थे ये निर्भीकता जो है ये किससे सीखे हुए थे, तो गांधी जी से। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न यहाँ पर 25वां प्रश्न कह रहा है कि कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह, सबसे पूछे राजा हरि सिंह किस वंश से था, तो आप सभी याद रखना कर्नाट वंश से। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कर्नाट वंश के जो राजा हरि सिंह थे या इसको किसका मुकाबला करना पड़ा, यानी किससे लड़ाई लड़ना पड़ा था, किससे आंदोलन करना पड़ा था। गयासुद्दीन तुगलक से, नादिर शाह से, अलाउद्दीन खिलजी से, या कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो 25वां प्रश्न का आपका प्रश्न है गयासुद्दीन तुगलक। कैसे, क्या बताओगे, गयासुद्दीन तुगलक है। हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा, तो हम पढ़ा रहे थे ना आपको 1325 ईस्वी में। और यही पूछ ले, यहाँ पे उल्टा प्रश्न पूछ ले कि कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा, तो गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। अगला प्रश्न के यहाँ पे कह रहे चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे। चंपारण में जो धांगर ये कहाँ से आए थे, रांची से, जमशेदपुर से, छोटा नागपुर से, या आंध्र प्रदेश से थे। तो चंपारण में जो धांगर को कहाँ से लाया गया था, तो 26 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, छोटा नागपुर से। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है गांधी जी चंपारण कब आए थे। तो गांधी जी चंपारण कब आए थे, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। आप सभी को मालूम है कि 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण आए थे, लेकिन कब आए थे, अप्रैल 1918 में आए थे, या अप्रैल 1920 में, या 20 जून 1917 को, या अप्रैल 1917 में। तो आपके 27 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रैल 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण आए हुए थे, अप्रैल 1917 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे। तो तीन कठिया प्रथा बोले थे ना कि नील की खेती के लिए तीन कठिया प्रथा लागू किया गया था, तो यानी 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा में क्या करना है, तो नील की खेती करना। तो ये नील की खेती करेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगी। अगला प्रश्न के यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न क्या पूछा हुआ है कि ओ शादानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी, लक्ष्मण के, भरत के, केकेई के, या राम के। आप सभी को मालूम है कि 1962 ईस्वी में बिहार में बहुत भीषण बाढ़ आया था, बहुत ही भीषण बाढ़ था उस समय आया हुआ। ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगी, केकई के। क्या बचा, केकई के करेक्ट आंसर आप सभी का सी हो जाएगी। अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था। एमए एक प्रकार का डिग्री होता है। इस डिग्री को एमए को यानी जगदीश चंद्र माथुर किस विश्वविद्यालय से किया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, कलकत्ता विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, या काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। तो आपके 30 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगी ए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। हमारा कलकत्ता, लखनऊ, काशी नहीं होगा, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगी। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न को यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, काफी लाजवाब का प्रश्न कह रहा है ओ शादानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था। यानी ओ शादानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार जो सुल्तान था ये घोड़े से उतरकर किस पे आघात किया था, मतलब किस पे वार किया था। कह सकते हैं नीम के तने के पत्ते, नीम के तने पे, पीपल के तने पे, विशाल के विटप के तने पे, या सागौन के तने पे। तो आपके 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी विशाल विटप के तने पे, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगी। अगला प्रश्न की यहाँ पे कह रहा मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ
कहाँ शरण दिया था? तो महुए के पेड़ के नीचे। क्या बताओगे? एक जामुन के पेड़ के नीचे, अपने मठ में, बिल्कुल एक झोपड़ी में नहीं, एक महुए के पेड़ के नीचे। क्या बताओगे? एकदम डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसीलिए मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे अभी बहुत अच्छा से चर्चा कर रहा हूँ, एक एक प्रश्न को विस्तार रूप से समझाते चल रहा हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आए। जब एग्जाम का समय रहता तो उस समय तो सीधे ऑब्जेक्टिव पढ़े और आंसर बताते रहे, लेकिन अभी हम आपको समझाए क्यों रहे? ताकि आपको पूरा का पूरा याद हो जाए, समझ में आए और एक एक डाउट आपका क्लियर होता चले, ठीक है। और चैनल पे नए जुड़े हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दो। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपके लिए मेहनत करता रहूंगा, ठीक है। तो बस आपसे भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्न देखिए यहाँ पे 33वां प्रश्न करा है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 ईस्वी को, 16 जुलाई 1918 ईस्वी को, 17 अगस्त 1917 को या 20 अगस्त 1917 ईस्वी को जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म हुआ था ये 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें पहले ही लाइन में दिया हुआ है, ठीक है। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? वैशाली महोत्सव आज भी मनाया जाता है, यानी इस महोत्सव का किसने आरंभ किया, यानी इस महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? जो आरंभ किया वही ने बीजारोपण किया। तो आगे से बिल्कुल श्री कृष्ण से बिल्कुल अशोक बिल्कुल नहीं, जगदीश चंद्र माथुर ने वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 35वां प्रश्न को 35वां प्रश्न कह रहा है, दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया? यानी दक्षिण बिहार में ये मतलब चंपारण में गया जिले से किस जाति के लोगों को नील की खेती के लिए लाया गया था? ब्राह्मण जाति के, क्षत्रिय के या कुम्हार के या भूइया के? तो आपके 35वां प्रश्न का करेक्ट आंसर भूइया जाति के। करेक्ट आंसर आपसे क्या बताओगे? डी बताओगे, भूइया जाति के। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? तो राजकुमार शुक्ल की यदि मृत्यु होते तो 1930 ईस्वी के आसपास में उनका मृत्यु हुआ था। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुआ था? 1930 ईस्वी के आसपास में, ठीक है। अगला प्रश्न के यहाँ पे कह रहा है, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? बोलते क्षण जो है ये किस साहित्यिक विधा की कृति है? निबंध है, कहानी है, संस्मरण है या आलोचना है? तो आपके 37वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बोलते क्षण एक प्रकार का निबंध है। क्या है? निबंध है। अगला क्वेश्चन 38वां प्रश्न कह रहा है, ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? यानी ओ सदा नीरा जो है यह किसको निमित्त मतलब टारगेट बनाकर लिखा गया? गंगा नदी को, गंडक नदी को, यमुना नदी को या महानदी को? तो आपके 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बताओगे? 38 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गंडक नदी को। क्वेश्चन यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न का थारण शब्द किस शब्द से विकसित है? जो थारण शब्द है यह किस शब्द से विकसित है? तो आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? बी हो जाएगा, थार शब्द से। क्या बताओगे? थार शब्द से। थार नहीं, जो एक गाड़ी होता है वो थार नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? देखिए प्रश्न को वहां पे डायरेक्टली पूछा था, क्या पूछा था कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया, लेकिन यहाँ पे इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा कर पूछा, थोड़ा सा और बेहतर करके पूछा है, यानी एकदम इस प्रश्न में जान डाल दिया, जान डालकर पूछा है कि बिहार की सुप्रसिद्ध यानी सबसे प्रसिद्ध एक सांस्कृतिक उत्सव है जो वैशाली महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसका बीजारोपण किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिल्कुल नहीं, सचिनानंद हीरानंद बादशाह ने या सचिनानंद ने बिल्कुल, डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर। करेक्ट आंसर आपसे सी बताओगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न 41 नंबर प्रश्न देखिए, 41 नंबर प्रश्न कह रहा है, तो ओ मेरे सपने क्या है? उपन्यास है, कहानी है, खंड काव्य है या नाटक है? तो ओ मेरे सपने जो है ये एक प्रकार का नाटक है। ओ मेरे सपने क्या है? एक प्रकार का नाटक है। यहाँ पे देखिए गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो आपके 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2500 वर्ष पहले। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो 2500 वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन 43 नंबर प्रश्न के कह रहा है कि राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? राजा हरि सिंह देव को, देखो प्रश्न उल्टा कितना बार पूछेगा, मैं बोला ना, पूछेगा कभी गयासुद्दीन तुगलक को किसका सामना करना पड़ा, तो राजा क्या बताओगे? राजा हरि सिंह देव, तो वही इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक का राजा हरि सिंह को उल्टा करके प्रश्न पूछ रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है? आप सभी क्या बताओगे? 44 नंबर प्रश्न का करेक्ट प्रश्न आपका ए हो जाएगी जगदीश चंद्र माथुर। क्या बताओगे? जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कोणार्क के नाटककार कौन है? कोणार्क के नाटककार कौन है? तो कोणार्क के जो नाटककार है ये जगदीश चंद्र माथुर है। क्या बताओगे? जगदीश चंद्र माथुर है। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इस वीडियो का भी लास्ट ये प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? तो 10 तस्वीरें के रचनाकार भी हमारे जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। इस प्रकार से बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी गदखंड के चैप्टर नंबर 7 यानी ओ सदा नीरा जिस चैप्टर का नाम था उस चैप्टर की सारे के सारे MBBI टोटल 46 प्रश्नों की क्लास को हमने अच्छे से देख लिया। इस वीडियो को आप सभी 1 से 2 बार और देख लेंगे ताकि आपकी तैयारी खूब बेहतर हो जाए। नए साथी जितने भी चैनल पे जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक तथा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पे क्लास का नोटिफिकेशन PDF ये सारा चीज आपको मिलता रहता है, ठीक है। और आप सभी इससे पहले वाले वीडियो भी नहीं देखे तो देखते रहिए, ठीक है, और अपनी तैयारी को खूब बेहतर कीजिए। थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए ताकि और भी दोस्तों के पास पहुंच सके ये वीडियो। फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।